तो ये ट्रेट जो हैं, ट्रेट होते हैं जो हमारे रेफर टू द न्यूरोफिजिकल स्ट्रक्चर हैविंग द कैपेसिटी टू डिटरमाइन द परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर अक्रॉस द सिचुएशन। जो ट्रेट हैं वो हमारे साइकिक स्ट्रक्चर हैं, हैविंग द कैपेसिटी, जिनकी ये कैपेसिटी होती है कि टू डिटरमाइन द परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो हमारे व्यवहार के परसिस्टेंट पैटर्न, जो सदा बने रहने वाले पैटर्न्स होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उनको अक्रॉस द सिचुएशन, हर सिचुएशन में जो हम वैसी तरह का व्यवहार करते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के पर ही निर्धारित रहता है। जो हमारी पर्सनैलिटी एक बार डेवलप होगी तो वो मैक्सिमम वही रहती है, हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं परंतु बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। टाइप होते हैं, टाइप को डायरेक्टली डिफाइन किया गया है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग तरह से जो पर्सनैलिटी के टाइप बताए हैं। तो इस तरह तो ये है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। तो अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के टाइप पर्सनैलिटी के बताए हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सी आंसर हो जाएगा। टेम्परामेंट जो है हमारी इमोशनल और बायोलॉजिकल टेंडेंसी है जो हमारे चाइल्डहुड में रिप्रेजेंट हो जाती हैं, प्रेजेंट होनी शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखी है फ्राइड की थ्योरी की, तो ये सीक्वेंस आप देख लीजिए। तो सबसे पहले ओरल स्टेज आती है, फिर एनल स्टेज आती है, फिर फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। तो हमारा जो आंसर है सी आंसर जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो जिसमें हमारा जो सही आंसर जो है सी जो है, तो इसमें हमारे मैंने अपने इस वीडियो में चैनल पर एक फ्राइड की थ्योरी की एक वीडियो अपलोड कर रखी है। उसमें हमने ये पांचों स्टेजों का अलग अलग तरह से किस एज पे कब कौन सी स्टेज शुरू होती है वो बता रखी है। आप इसको आई बटन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप वहाँ से इसको थ्योरी को एक बार देख लीजिए। और एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर लेता है। तो आप इस थ्योरी को, इसको ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल, ये 5 स्टेजेस हैं। तो आप उस थ्योरी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप प्ले लिस्ट से देखना चाहें तो साइकोलॉजी फॉर एवर उसमें से मिल जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट वीडियोस पे जाके देखना है तो वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो आपको वो फ्राइड की थ्योरी, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी और कैटेल की थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज मैंने कराई हुई हैं डिटेल से, मतलब मैक्सिमम करा रखी हैं। तो आप उसमें से इसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेरिएबल से रिलेटेड। कॉन्टिन्यू वेरिएबल, रियल डिस्क्रीट वेरिएबल, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से इनको बांटा गया है। कॉन्टिन्यू जो वेरिएबल होते हैं, जो मतलब वो वेरिएबल होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यू रहते हैं। जो कॉन्टिन्यू वेरिएबल हैं तो वो हमारा इंटेलिजेंस है। जैसे कि इंटेलिजेंस हर व्यक्ति के अंदर जितना भी उसको ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता है, वो उसके साथ हमेशा रहती है। आप किसी भी तरह का टेस्ट उसके ऊपर एडमिनिस्टर करोगे तो वो इंटेलिजेंस उसके साथ रहेगी। तो मतलब वो कॉन्टिन्यूस है उसके अंदर। तो वो चाहे जैसा भी है, कम इंटेलिजेंट है, ज़्यादा है, तो उसके साथ इंटेलिजेंस का जो वेरिएबल है वो हमारा फर्स्ट का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट का 3 है। तो रियल डिस्क्रीट वेरिएबल, रियल डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? वो होते हैं वास्तविक जो असतत चर होते हैं। डिस्क्रीट होती हैं असतत, वास्तविक रियल जो चर होती हैं इसमें है जिसको हम सही ढंग से अलग अलग कर सकें। अब नेशनलिटी के आधार पर हम अलग कर सकते हैं, रियल डिस्क्रीट कर सकते हैं नेशनलिटी के आधार पर। इसको नंबर 4 आ जाएगा, बी का आंसर 4 हो जाएगा। तो उसके बाद है आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल। आर्टिफिशियल कृत्रिम असतत वेरिएबल जो से होते हैं वो है हमारा एग्जामिनेशन रिजल्ट इन टर्म ऑफ पास और फेल। कि कोई व्यक्ति, बच्चा, स्टूडेंट जो पास है या फेल है, उसके आधार पर हम जब किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वो हमारा जो आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और बच गया क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटी किस चीज़ की होती है? पिच, वॉइस, वॉइस पिच, वॉइस के अंदर की वॉइस की जो है पिच कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें वॉइस को नोट करने के लिए इसकी जो क्वालिटी चेक की जाती है, तो वो इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 1 आंसर है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आता है हमारा इंटेलिजेंस। रियल डिस्क्रीट में जब हमने नेशनलिटी के आधार पर वाइट, ब्लैक्स या इंडियन या अमेरिकन, कैनेडियन, दूसरे लोगों को हम डिफाइन अलग अलग कर सकते हैं।
और आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं वो हमारी एग्जामिनेशन रिजल्ट के आधार पर हम उनको जब अलग अलग करते हैं तो वो हमारा आर्टिफिशियली डिस्क्रीट होता है। तो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी वॉइस की जगह कोई और भी चीज़ दे सकता है एग्जामिनर, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो जिससे हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है। आंसर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंसरी मेमोरी, अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एलैबोरेटिव रिहर्सल। सेंसरी मेमोरी पहला है, देखो, इन्फॉर्मेशन दैट पास थ्रू ए गेट एंड ट्रांसफर टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो इन्फॉर्मेशन दैट पास थ्रू ए गेट एंड ट्रांसफ़र टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो जो हमारे एक गेट के माध्यम से, मतलब जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो जब जिन शब्दों पे हम ध्यान देते हैं वही हमारे दिमाग में जाती हैं, वही बातें हमारे दिमाग में जाती हैं, जिस पे हमारा ध्यान नहीं होता वो हमारे अटेंशन से परे होती हैं। इसका मतलब पहला जो है उसका आंसर अटेंशन हो जाएगा। तो पहला जो है वो अटेंशन की डेफिनेशन है, तो इसको यहाँ मिला लेते हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन सब्जेक्टेड टू डीप प्रोसेसिंग। जब इंफॉर्मेशन हमारे डीप में प्रोसेस करते हैं, डीप में प्रोसेसिंग कब होती है, जब हम इलेबोरेट रिहर्सल करते हैं। इलेबोरेट रिहर्सल करके हम दिमाग के बिल्कुल गहराई में उतार लेते हैं उस चीज़ को, ताकि वो ज़िंदगी भर हम भूलें ना, या मैक्सिमम लंबे से लंबे समय तक उसको याद रख सके, तो वो हमारा इलेबोरेटिव रिहर्सल होता है। उसके बाद है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। टेम्परेरी स्टोर का सेंसरी मेमोरी है, तो इसमें ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें है हमारा 4 नंबर पे है शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारा, ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, ब्रीफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो नंबर 4 है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से की रिलेटेड है, ब्रीफ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कम समय के लिए हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। जो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी, जो थोड़ी बिल्कुल क्षण मात्र के लिए मेमोरी होती है, वो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। सेंस की मतलब सेंसरी मेमोरी, सुन लिया, देख लिया, तो एक अगर उस पर ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो वो थोड़ी देर के लिए वो हमें भूल जाते हैं उसको, तो वो सेंसरी बिल्कुल टेम्परेरी थोड़े समय का जो स्टोर है, जिनको बिल्कुल जो 4 सेकंड के लिए स्टोरेज है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी में आता है। तो बाकी ये हम आप देख लीजिए, इसका जो आंसर है सेकंड जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट निमोनिक्स डिवाइस। निमोनिक्स डिवाइस कौन सी नहीं है? निमोनिक्स डिवाइस वो होती हैं जिनसे हमारी मेमोरी की जो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो निमोनिक्स डिवाइस में हमारी कैटेगरी क्लस्टरिंग आती है, कैटेगोरिकल क्लस्टरिंग आती है। कैटेगोरिकल क्लस्टरिंग में जैसे कि हम कैटेगरीज में बांट देते हैं। मान लो हमारे पास स्टूडेंट हैं, हमने उनको क्लास वाइज अलग अलग ग्रुप में डाल दिया कि ये 6 क्लास है, 7th है, 8 है, उसके बाद 9th 10th है, तो अलग अलग ग्रुपों में डाल दिया, कैटेगरीज बनाती है उनकी, क्यों? ताकि उनको उस ढंग का जो सिलेबस है प्रोवाइड कराया जा सके और एक साथ उन बच्चों को उसी तरह की एजुकेशन दी जा सके उस ग्रुप को। पैगवर्ड सिस्टम भी है हमारा जो इसमें आता है, वो भी हमारा निमोनिक्स डिवाइस का सिस्टम है। कंसोलिडेशन और रिहर्सल, ये दोनों हमारे जो है मेमोरी की इस में नहीं आते हैं। तो हमारा जो सी और डी आंसर है, हमारा जो आंसर नंबर 4 है, ये देखिए यहाँ पर सी एंड डी। तो आंसर इसका जो 4 आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा। तो कंसोलिडेशन तब होता है जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरह याद कर लेते हैं, तो मेमोरी के अंदर उसके जो ट्रेट हैं वो हमारे फिक्स हो जाते हैं, हम उसको याद कर लेते हैं। और रिहर्सल तो मेंटेनेंस रिहर्सल 2 प्रकार की होती है। रिहर्सल 2 प्रकार की होती है, कि मेंटेनेंस रिहर्सल होती है और दूसरी इलेबोरेटिव रिहर्सल होती है। मेंटेनेंस रिहर्सल होती है, जैसे कि मान लो मैं आपको कोई फ़ोन नंबर बोल के बताता हूँ, आपने उसको सिर्फ तब तक याद रखा जब तक आपने फ़ोन में डायल नहीं किया। जैसे आपने डायल किया उसके बाद आपने उसको भुला दिया, मतलब उसको पर ध्यान नहीं दोगे। तो बिल्कुल जो थोड़े समय के लिए आपने मेंटेन करके रखा, मान लो मैं कि कोई व्यक्ति दूसरे को कि ये जाके उसको ये बता देना, मुश्किल चीज़ है, तो आप उसको 1-2 बार याद करते जाओगे, तो जैसे ही आप उसको बता दोगे उसके बाद आपने उसको भूल जाओगे। कि इलेबोरेटिव रिहर्सल होता है कि जब हम हर चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं, हर चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, तो वो हमारा ताकि लंबे समय तक हम याद रहे, वो हमारा इलेबोरेटरी रिहर्सल होता है, जो भी हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट आर एप्लीकेबल टू एन इलिटरेट अडल्ट। इलिटरेट अडल्ट के ऊपर हम कौन कौन से इंटेलिजेंस के टेस्ट जो हैं वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इलिटरेट होता है जो अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति पे देखो सबसे पहला है हमारा वैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो वैचलर के जो टेस्ट हैं वो पढ़े लिखे लोग ही उसको पे एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। तो ये पहला तो हमारा आंसर कट गया है, पहला कट हो जाएगा। दूसरा है अलेक्जेंडर पास लंग टेस्ट। तो ये हमारा टेस्ट जो है वो अनपढ़ लोगों के ऊपर किया जा सकता है। तीसरा है कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये भी पढ़े लिखे लोगों के ऊपर होता है। और चौथा है को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। तो चौथा है को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, इसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं और मिसिंग पार्ट को सेट किया जाता है और उसको डिज़ाइन को पूरा बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो बच गया है पीछे बी और डी जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इसका सेकंड जो है आंसर वो सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस सपोर्ट। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस जो है वो हमारी कौन सी थ्योरी उसको सपोर्ट करती है। ये इमोशन की थ्योरी है। पहली थ्योरी जेम्स लांजे की थ्योरी ऑफ इमोशन है। जेम्स लांजे थ्योरी ही फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। तो कैनन बार्ड थ्योरी भी इमोशन की है और टू फैक्टर थ्योरी ओपन एंड प्रोसेस थ्योरी, ये सारी इमोशन की से रिलेटेड थ्योरीज हैं। अगर आ जाए एग्जाम में कोई मान लो दूसरी थ्योरीज बीच में मिक्स करके दे दी जाए कि इसमें से इमोशन की कौन सी थ्योरी नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये हमारे इमोशन के से रिलेटेड सभी थ्योरीज हैं, इमोशन की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर। अब देखो यहाँ पूछा गया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। तो मेमोरी 3 प्रकार की होती है, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले सेंसरी मेमोरी आती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ 4-5 सेकंड तक ही स्टोर रह सकती हैं। तो एग्जामिनर हो सकता है अगली बार आपसे सेंसरी मेमोरी पूछ ले। तो सेंसरी मेमोरी बिल्कुल थोड़े समय के लिए 4-5 सेकंड के लिए ही स्टोर रखते हैं। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यहाँ पर बी आंसर हमारा हो जाएगा। तो 30 सेकंड और लेस, 30 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है। तो ये है सबसे पहली सेंसरी मेमोरी, दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन 30 सेकंड से लेके पूरी ज़िंदगी तक भी, हमारी पूरी लाइफ तक हमारे याद रह सकती हैं। और ये 1 घंटा भी रह सकती हैं और पूरी ज़िंदगी भी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है कब तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें याद रहेगी। तो ये 30 सेकंड से ज़्यादा की मेमोरी हम मान सकते हैं इसको। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस तरह के तीनों में डिस्क्रिमिनेशन करके पूछ सकता है कि कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा समय तक चलती है, कौन सी सबसे कम समय के तक है। तो हमारी सेंसरी मेमोरी जो सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी 30 सेकंड तक के और उससे कम समय के लिए हो सकती है। एग्जामिनर हो सकता है अगली बार आपसे 25 दे दे, तो आप मेरी वीडियो में देख रहे हो 30, अब वहाँ पर 25 लिखा हो, फिर आपको कहोगे कि ये तो क्या हो गया। तो एग्जामिनर जो अब 30 सेकंड से कम हो लिखा होना चाहिए, बस 30 सेकंड से कम है तो ये और आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो फिर कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, कन्वर्जेंट, फिगर ग्राउंड। तो इसमें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन जो है, द आवर आइज टर्न इनवर्ड टुवर्ड वन अनदर इन ऑर्डर टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट। तो जब हमारी दोनों आंखें किसी वस्तु को देखने के लिए अंदर की तरफ, मतलब जो वस्तु हमारे पास है उसको देखने के लिए अंदर की तरफ मुड़ती हैं, जो आंखों की बॉल हैं, आई बॉल्स हैं। और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं ये बाहर की तरफ खुलती हैं। तो ये है कन्वर्जेंस, अंदर की तरफ होना कन्वर्जेंस कहलाता है। मतलब फर्स्ट का जो है हमारा, इसका सी का ये 1 आ जाएगा। तो दूसरा है वट वी परसीव ऑफन इज बेस्ड मोर ऑन वट गोज ऑन इन आवर माइंड वट इज इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो जो सेकंड है वो फिगर ग्राउंड में आ जाएगा। नंबर जो है सेकंड, वट वी परसीव, जो हम देखते हैं, जो प्रत्यक्षण करते हैं, हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी होता है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक जो कुछ हमारे मस्तिष्क में है उस पर निर्भर करता है। जो आंखों में है के सामने है, जो हमारे दिमाग भी उसको परसीव करता है। तो
फिगर में और ग्राउंड में जो डिफरेंस है वो दिमाग ही बताता है। तो ये हमारा सेकंड है, जो ये हो जाएगा डी वे। तो थर्ड है टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट हाई इन अवर विजुअल फील्ड, कि जो वस्तुएं देखने में ऊंची हैं वो हमें ज़्यादा दूर नज़र आती हैं। तो ये यहाँ पर ये कहना चाहा गया है। तो तीसरे में जो हमारा आंसर है वो थर्ड का हमारा थर्ड का जो है वो हमारा 1 नंबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन। बच गया ये एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, द फार्दर वे ऑब्जेक्ट आर द लेस डिस्टिंक्टली दे आर सीन, कि वस्तु जितनी अधिक दूर होगी उतनी ही कम स्पष्टता के साथ दिखेगी। एटमॉस्फेयर का प्रभाव हमारे पर पड़ता है कि जो वस्तुएं ज़्यादा दूर हैं वो हमें धुंधली नज़र आती हैं। तो ये डायरेक्ट को इसका आंसर है। तो ये सी जो हमारा 3 नंबर जो इसका है वो सही आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Gestalt psychologist Max Wertheimer attempted to train children to think in a logical and systematic way where he used several figures such as। तो बच्चों को सिखाने के लिए मैक्स वर्दाइमर ने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। तो उस बच्चों को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए उसने कुछ फिगर्स का यूज़ किया है। उसमें स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स का प्रयोग किया है, पैरेललोग्राम का प्रयोग किया है, ट्रायंगल का प्रयोग किया गया है, परंतु उसने जो है सर्कल का प्रयोग नहीं किया। तो सर्कल का प्रयोग नहीं किया। जहाँ पर ये ABC लिखे हैं तो वही हमारा आंसर होगा। आंसर 4 इसका सही आंसर है, ए और बी। स्क्वायर से रेक्टेंगल का प्रयोग किया है, पैरेललोग्राम का प्रयोग किया है, ट्रायंगल का प्रयोग किया है। बच्चों को ट्रेन करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिलफर्ड स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑब्टेन्ड एबिलिटी हैव बीन नेम्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो जो गिलफर्ड का मॉडल है, मैंने अभी वीडियो के शुरू में गिलफर्ड मॉडल हमने डिस्कस किया था। तो वीडियो आपको कैसी लगती है और कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लाइक का बटन दबाने में इतनी कंजूसी ना किया करो, हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और अपने मित्रों दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी भला हो जाए। और जो इसका सही आंसर है वो है ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन सबसे पहले आते हैं, ऑपरेशन आता है, उसके बाद कंटेंट है, उसके बाद प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम ये इसका OCP जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर जो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैंने अभी इंटेलेक्ट मॉडल के ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट तीनों बताए थे, कौन कौन से क्या क्या होते हैं, उनको अच्छी तरह सुन के दिमाग में रख लीजिए। और 150 जो हमारी मेंटल एबिलिटी बताई गई है इस मॉडल के अनुसार, वो भी आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग मीनिंग ऑफ वर्क्स वर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, helping information to be brought back to mind when it can't be recalled simultaneously, remembering specific experience of the past, retaining representation of sensory input to brief period of time। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला रिमेंबरिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्डों की मीनिंग को रिमेंबर करना। देखो जब हम मीनिंग को लर्न करते हैं, मीनिंग को पढ़ते हैं, उसके बाद लर्न करते हैं, तो वो हमारे सेंसरी में सीमेंटिक मेमोरी होती है। सीमेंटिक मतलब हम उसको अर्थ को समझ के उसको याद करते हैं। तो सीमेंटिक मेमोरी में पहले का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, हेल्पिंग इंफॉर्मेशन टू बी ब्रॉट बैक टू माइंड व्हेन इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर ये हमारा रिट्रीवल क्यू में आ जाएगा। रिट्रीवल क्यू जब हम उस चीज़ों को लर्न करते हैं, तो दूसरे का 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है रिमेंबरिंग स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। जब हम पास्ट की पुरानी बातों को याद करते हैं, कि पुराने समय की कोई बात याद होगी, तो जो पुराने समय का वो क्या है, हमारी एपिसोडिक मेमोरी में इकट्ठा हो जाता है, वो हमारी जीवन का एपिसोड बन जाते हैं। तो एपिसोडिक मेमोरी जो हमारा 3 नंबर है वो हमारा एपिसोडिक मेमोरी में आ जाएगा। ये 4 नंबर वाला 3 के साथ कनेक्शन हो जाएगा इसका। रिटेनिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए जो हम मेमोरी होती है वो, देखो अभी हमने बात की थी इसकी, सीधा ये 1 पे चला जाएगा। तो जब हमने ये 2 निकाल लिए तो दूसरे 2 निकालने और भी आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड आंसर है, 2 आंसर है, जो वो सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और
आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो मैं अभी बोर्ड पे वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा समय की कमी रहती है, तो इसलिए आप लोगों के लिए सही बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पाता। तो मैं अभी टाइम को मैनेज करके जैसे तैसे करूँगा कि आपके लिए कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी, कुछ वीडियो अपलोड की हुई हैं। आप जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं अगर वो उन वीडियो को देखें तो आपके एग्ज़ाम में उनमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ के आए हैं। तो मैक्सिमम आपके उनमें से जो आपकी तैयारी है एग्ज़ाम की हो जाएगी। जो नॉन साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी उन वीडियो को देख सकते हैं, और ताकि उनको भी, क्योंकि एग्ज़ाम में एचटेट के एग्ज़ाम में 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, तो मैक्सिमम मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को कराया है। और एक एक क्वेश्चन में मैंने दो दो तीन तीन और भी बताए हैं। ये ना सोचो कि आपने 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 के साथ मैंने दो दो और एक्स्ट्रा 10 कराए हैं, उनका भी ध्यान रखें कि वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैव ए गुड डे। थैंक यू।